24 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 फेज में लोकसभा चुनाव होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। ऐसे में इंडिया न्यूज के लिए डिकोडिंग डायनामिक्स ने सर्वे किया है। इस सर्वे में 2,91,627 सैंपल का इस्तेमाल हुआ है। सर्वे 3 जनवरी से 7 अप्रैल 2024 तक किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3% है। ये सिर्फ ओपिनियन पोल है जिसमें लोगों की राय शामिल की गई है। चुनाव में जनता की राय सर्वोपरि है। इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं समझा जाए। राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। ये चुनाव संविधान को और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं। अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और लोकसभा चुनाव पर सबसे रीसेंट और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हूं मैं अनन्या बेदी। आज हम आपको दिखाएंगे पश्चिमी और दक्षिण भारत की 234 सीटों का सबसे सटीक अनुमान। लोकसभा चुनाव से पहले देश का मूड क्या है आपको दिखाएंगे। और इससे पहले ओपिनियन पोल में कल हमने आपको दिखाया था 308 सीटों का सबसे सटीक अनुमान। 3 जोन यानी नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी भारत और नॉर्थ इंडिया की सीटों पर कौन बाजी मार रहा है आपको हमने कल दिखाया था। ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर हम बात करें, कल के ओपिनियन पोल को लेकर अगर हम बात करें तो क्या आंकड़ा नजर आता है 308 को लेकर। इसके साथ ही आज की जो 234 सीटें हैं उसको लेकर क्या स्थितियां हैं। जो एक बड़ा टारगेट बीजेपी ने रखा है 400 पार का नारा जो बीजेपी ने दिया है। आज जिन राज्यों की हम बात करेंगे उनमें से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी को इस 400 पार के नारे में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। जिसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे राजस्थान की सीट को लेकर, उसके बाद बात करेंगे गुजरात की सीट, फिर होगा महाराष्ट्र जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती है। 48 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ से। अगर 2019 को लेकर बात करें तो यहाँ पर 23 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी। टोटल सीटें 41 थी, जिसमें अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करते हैं तो शिवसेना का उस वक्त 2019 में गठबंधन था। टोटल 41, 23 सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी महाराष्ट्र में उस वक्त उभरी थी। लेकिन इसी बीच सबसे रिसेंट ओपिनियन पोल में आज 234 सीटों पर विश्लेषण करेंगे। कल हमने 308 का अनुमान दिखाया था, आज 234 सीटों का विश्लेषण करेंगे। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ये 234 सीटें अपने आप में बेहद खास है, जिसमें शुरुआत जो है वो हम राजस्थान से करेंगे, उसके बाद गुजरात। ये 2 राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी का गढ़ रहे हैं। आपको 2019 का आंकड़ा अगर याद होगा तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 की 26 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी। वहीं महाराष्ट्र जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके साथ ही हम गोवा को लेकर बात करेंगे, दमन दीव को लेकर क्या स्थितियां इस बार ओपिनियन पोल में रहने वाली हैं, नंबर क्या बताते हैं, आंकड़ा किस तरफ जाता हुआ दिखता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान को लेकर और इसके लिए मैं लेकर चलती हूँ आपको मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा के पास। रोहित, राजस्थान को लेकर आंकड़ा क्या कहता है, आपके पास नंबर्स क्या है? देखिए अनन्या, बिल्कुल मैं राजस्थान का डेटा भी दिखाऊंगा, मैं गुजरात का डेटा भी दिखाऊंगा, महाराष्ट्र की भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो सदर्न स्टेट है यानी कि दक्षिण भारत के राज्य हैं उनका भी डेटा आज मैं आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने रखने वाला हूं। मेरे साथ वो शख्स मौजूद रहेंगे, मयंक, जो कि डिकोडिंग डायनेमिक्स के फाउंडर हैं, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद रहेंगे और उनसे हम लगातार चर्चा भी करेंगे। एक एक स्टेट आपको दिखाते रहेंगे कि स्टेट में क्या ओपिनियन निकल कर सामने आ रही है और फिर उस डेटा पे हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल भी इस वक्त मेरे साथ होगा। मैं सीधा इस वक्त इस पोजीशन से
मूव कर रहा हूं, मूव करने के बाद मैं सीधा मयंक के पास जाऊंगा और फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपना जो आज का डेटा है उसको रिवील करूं, यानी कि मैं जैसा कि अनन्या ने बताया कि मैं राजस्थान से शुरुआत करूं उस डेटा को लेकर। मुझे लगता है कि एक क्विक रिकैप हमको देखने की जरूरत है, क्योंकि कल ये ओपिनियन पोल की हमारी लंबी सीरीज है। मैं आपको बता दूं कि कल जो डेटा मैंने आपको दिखाया था उस डेटा का एक क्विक रिकैप अभी मुझे लगता है कि आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि कल हमने 308 सीटों को लेकर ओपिनियन पोल आपके सामने रखा था। उन 308 सीटों में एनडीए के फेवर में कितनी रही, बीजेपी कितनी सीटों पर उस ओपिनियन पोल में अपनी जगह बनाती हुई नजर आई, कांग्रेस के हाथ क्या लगा, इंडिया अलायंस के हाथ क्या लगा, जो बाकी पार्टीज थी उनके हाथ क्या लगा, ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम जो फैक्टर्स क्या रहे वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, तो कल के डेटा पर मुझे लगता है कि एक नजर हमको डालनी चाहिए। ओपिनियन पोल इस वॉल पर वो डेटा आएगा, और कल का जो ओवरऑल हमारा डेटा था उसकी अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमने कुल 25 सीटें हैं, जिस पर कल के ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए 19 सीटें जीतता हुआ नजर आया था, जबकि इंडिया अलायंस 4 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिख रहा था। जबकि अदर्स की मैं बात करूं, यानी कि बाकी पार्टियों की बात करूं, तो वो 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई थी। तो ये डेटा नॉर्थ ईस्ट की उन 25 लोकसभा सीटों का था जो कल हमने आपके सामने रखा था। अब मैं पूर्वी भारत की बात करूं तो कुल 118 सीटें आती हैं पूर्वी भारत में। इन 118 सीटों में से एनडीए 85 सीटों पर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जीत हासिल करता हुआ दिख रहा है, जबकि इंडिया अलायंस 26 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखा है, जबकि 7 सीटें अदर्स, यानी कि इसमें इंडिपेंडेंट भी हैं, जो छोटी पार्टियां हैं वो भी हैं। अच्छा, अदर्स में एक फैक्टर और है जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं कि कई ऐसी सीटें हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि चुनाव के बाद वो गठबंधन हो जाए, तो हमने उनको भी अदर्स में रखा हुआ है। तो कुछ प्लस माइनस एनडीए में भी हो सकता है, कुछ प्लस माइनस इंडिया अलायंस में भी हो सकता है। अब मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो यहां पर कुल मिलाकर 165 यानी कि 165 सीट्स हैं। इन 165 सीट्स में 145 सीट्स पर एनडीए जीत हासिल करता हुआ दिख रहा है हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, जबकि इंडिया अलायंस 18 सीटों पर जीत हासिल करता दिख रहा है, जबकि अदर्स के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो ये 3 मेजर जोन्स थे जो कल हमने अपने इस ओपिनियन पोल में कवर किए थे, और उनके मुताबिक ये जो डेटा है वो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर इसको मैं एक कंसोलिडेट फॉर्म में लेकर आऊं, यानी मैं इसको एक समग्र रूप में अगर इस डेटा को लेकर आऊं, तो जो कंसोलिडेट फॉर्म है वो क्या कहती है वो भी अभी आपके सामने यहां पर आएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 308 सीटें थी टोटल जिस पर कल हमने अपना ओपिनियन पोल दिखाया था, एक एक सीट को लेकर हमने चर्चा भी की थी। वो 108 सीटें ये कहती हैं कि भाई 308 सीटें ये कहती हैं कि मेजरली उस पर एनडीए जीत हासिल करता हुआ दिख रहा है, यानी कि 249 सीट्स पर एनडीए जीत हासिल करता हुआ दिख रहा था। जबकि अगर मैं बात करूं इंडिया अलायंस की, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो वो करीब 28 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखे, जबकि अदर्स के खाते में 31 सीटें जाती हुई मिली। तो 308 का बाइफर्गेशन कुछ इस तरीके से हुआ है, 249, 28 और 31। तो ये हमारा कल का कंसोलिडेट डेटा है जो मैंने अभी इन फिगर्स के जरिए आपके सामने रखा है, और ये अभी नॉर्थ इंडिया का डेटा आपके सामने चल रहा है 165 सीटों पर। तो एक रिएक्शन मैं यहां पर मयंक से लेता हूं कल के इस डेटा को लेकर, एक कंसोलिडेट रिएक्शन, फिर उसके बाद हम राजस्थान के डेटा पर चलेंगे। मयंक, जो कल के डेटा में बड़ी बात देखने को मिली उसमें ये दिखा कि बिल्कुल एक तरह से क्लीन स्वीप दिखा। 308 सीटें हैं टोटल जिसका कल ओपिनियन पोल हमने दिखाया, उसमें से 249 अगर एनडीए जीत रहा है तो इट्स ऑलमोस्ट अ क्लीन स्वीप। जी, गढ़ है नॉर्थ इंडिया, तो बीजेपी का गढ़ हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि फिर हम लोग जब साउथ इंडिया जाएंगे तो बात अलग रहेगी। नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल हम लोगों को बीजेपी का क्लीन स्वीप ऑलमोस्ट होता हुआ दिख रहा है, और ये आप शुरुआत कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से, जहाँ पे आसाम में इन लोगों ने बहुत अच्छी पकड़ रखी है अभी मजबूत, बिहार में ये लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ के आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इन लोगों का वोट शेयर के साथ साथ इनकी सीट्स भी आगे बढ़ रही हैं। फिर इसके बाद हम लोग हिमाचल में आ जाएं तो जहाँ पे वो क्लीन स्वीप है, फिर जम्मू कश्मीर में अगर हम लोग आ जाएं तो 2 सीट है। तो तकरीबन जो गढ़ रहता है हमेशा बीजेपी का नॉर्थ, वो उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट भी अब इनके खेमे में जुट चुका है। तो ये हम लोगों को जो फिगर है वो संख्या में बढ़ोतरी दिख रही है कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि कल जो बीजेपी की गाड़ी रफ्तार से दौड़ रही थी उसकी चाल शायद आज जब हम दक्षिण भारत के राज्यों की ओर बढ़ेंगे, आप ये कह रहे हैं कि वहां थोड़ी सी सुस्त, थोड़ी सी धीमी पड़ेगी। ये आप एक ट्रेलर यहां पर रख रहे हैं सामने जिसको हम न्यूज़ की भाषा में प्रोमो कहते हैं। अगर अभी बता दिया जाए तो फिर मजा खत्म हो जाएगा, फिर देखते हैं आगे आगे कैसे गाड़ी चलती है इनकी। बट गढ़ इनका नॉर्थ रहा है, और नॉर्थ के साथ नॉर्थ ईस्ट भी जुड़ चुका है इनके गढ़ में।
ठीक है, तो ये एक क्विक रिकैप मैंने आपको दिखाया जो कल हमने डिस्कशन किया था, कल हमने चर्चा जो की थी 308 सीटों पर लेकर। जैसा कि बताया अभी मयंक ने कि जो नॉर्थ इंडिया है वो बीजेपी का गढ़ है और इसीलिए इस तरह की जो फिगर्स हैं वो रिफ्लेक्ट करती हुई दिख रही थी, जिसमें 308 सीटों पर 249 पर एनडीए जीत हासिल करता हुआ दिखा है। 28 सीटें कांग्रेस के फेवर में जाती हुई दिख रही है, यानी कि इंडिया जो अलायंस है उनके फेवर में जाती हुई दिखी, जबकि 31 सीटें ऐसी थी जिसमें अदर्स। लेकिन मैं एक बार फिर से इस चीज को कोट कर रहा हूं, अदर्स का मतलब इसमें इंडिपेंडेंट भी हैं और इसमें कई ऐसी पार्टीज भी हैं जिनका अभी तक या तो एनडीए के साथ या फिर इंडिया अलायंस के साथ अभी गठबंधन नहीं हुआ और चुनाव के बाद हो सकता है कि वो अपना रुख पलटें और फिर किसी भी अलायंस में जाकर शामिल हो जाएं। इसलिए इस चीज को मैं कोट कर रहा हूं। तो ये कल का डेटा है। आज के डेटा की अगर मैं बात करूं तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये फिलहाल मैं आपके सामने जो डेटा है कल का उसकी एक मेजर पिक्चर इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूं। 249 एनडीए, 28 इंडिया अलायंस के पास जाती हुई दिख रही है। अब इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज बताएंगी अनन्या। सबसे पहले बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान का ओपिनियन पोल क्या कहता है, राजस्थान में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, ये हम आगे आपको बताएंगे। अगर हम 2019 की बात करें तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी और कांग्रेस के हाथ खाली रहे थे। 2019 का आंकड़ा ये कहता है, लेकिन इस बार 2024 अभी हाल ही में अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए क्या चुनौतियां हैं और आंकड़ा क्या कहता है, इस बार के नंबर्स कितने कमाल के हैं बीजेपी के लिए, क्या चुनौतियां खड़ी करने वाले होंगे या फिर इंडिया अलायंस या फिर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर जो है वो इस बार राजस्थान से मिलने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही आगे हम और भी तमाम राज्य हैं जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन दीव, लक्षद्वीप, ये वो तमाम राज्य जो बीजेपी, क्योंकि जब 400 पार का नारा दिया जा रहा है तो एक एक सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। एक एक सीट को लेकर ये कहा जा सकता है कि आकलन किया गया है, एक एक सीट का गणित समझा गया है, जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर क्या स्थितियां हैं बीजेपी को लेकर, इन सब चीजों पर चर्चा की गई। उसके बाद कैंडिडेट को मैदान में उतारा। ऐसे में राजस्थान के आंकड़े क्या कहते हैं, रोहित हमें बताएंगे। रोहित, राजस्थान को लेकर क्या खबर है, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है या फिर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है? देखिए, अच्छी खबर जाहिर सी बात है किसी एक के लिए होगी तो किसी दूसरे के लिए बुरी खबर भी होगी। अब अच्छी खबर किसकी है, बुरी खबर किसकी है, ये मेरे से ज़्यादा अगर डेटा बोले तो वो बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। मैं ठीक कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमको डेटा यहाँ पर रखना चाहिए, राजस्थान का डेटा, और वो डेटा अपने आप कह देगा कि अच्छी खबर किसके लिए है, बुरी खबर किसके लिए है, कौन गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है। बीजेपी जिस 400+ की बात करती है, क्या ये राजस्थान का डेटा उस 400+ में बीजेपी को किसी तरह कुछ फायदा पहुंचाएगा या फिर कुछ एक नुकसान बीजेपी को भी होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि 2019 में कांग्रेस एक भी सीट यहां पर नहीं जीत पाई थी। क्या कुछ ऐसा हो रहा है इस बार कि कांग्रेस इस बार राजस्थान में कोई सीटें निकालने में कामयाब रहेगी? तो वो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, उस डेटा के जरिए सारी की सारी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि राजस्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, क्योंकि बीजेपी ने जो अपना टारगेट सेट किया है, आज अपना संकल्प पत्र भी बीजेपी ने जारी किया है, 400+ का टारगेट है। तो ऐसे में एक एक सीट इंपॉर्टेंट हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और विपक्ष अगर बीजेपी को इस 400+ के टारगेट को अचीव करने से रोकना चाहता है तो उनके लिए भी एक एक सीट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत बारीक, बहुत माइन्यूट लड़ाई है ये इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर। तो राजस्थान का डेटा क्या कह रहा है, सबसे पहले डेटा, फिर डेटा के बाद मैं बात करूंगा। मेरे साथ मयंक भी है, मेरे साथ अनन्या भी है और मेरे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल भी है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन देखिए, अब वॉल का कलर चेंज हो गया और ये कलर में अब यहां पर डेटा आएगा। डेटा आ गया। डेटा राजस्थान का ये कह रहा है कि कुल 25 सीटें, जैसे कि मैंने आपको बताया था राजस्थान में, इसमें बीजेपी 23 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए इस बार भी 00 ही यहां से आता हुआ दिख रहा है। 2019 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2019 में भी राजस्थान ने लोकसभा में कांग्रेस को कुछ नहीं दिया था, 00 था। इस बार भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अदर्स दो जो सीटें हैं वो अदर्स के खाते में जाती हुई दिख रही हैं और इन अदर्स में हो सकता है इंडिपेंडेंट भी हो, कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन फायदा यहां बीजेपी को भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी पिछली बार 25 सीटें जीती थी और कांग्रेस स्टैटिक है। पिछली बार भी कोई सीट नहीं जीती थी, 0 कांग्रेस का आंकड़ा था। इस बार भी कांग्रेस का आंकड़ा 0 है। लेकिन जो 2 सीटें घटी हैं बीजेपी की, वो अदर्स के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो ये राजस्थान का डेटा, राजस्थान का ओपिनियन पोल इस वक्त मैंने आपके सामने रखा है। और एक चीज मैं एक बार फिर से कोट कर दूं कि ये सबसे रीसेंट सर्वे है
ये क्योंकि 19 तारीख को इलेक्शन है पहले फेज का, और उससे पहले ये सबसे रीसेंट ओपिनियन पोल है जो सिर्फ और सिर्फ इस देश में इंडिया न्यूज आपके सामने रख रहा है। राजस्थान का डेटा ये कह रहा है 25 सीटों में से 23 पर बीजेपी जीत रही है, 2 पर अदर्स, और कांग्रेस के हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या आपको ग्राउंड पर दिखा मयंक की कांग्रेस कुछ भी गेन करती हुई नहीं दिखी? क्योंकि राहुल गांधी ने तो लंबी चौड़ी यात्रा हमने देखा था कि निकाली थी, वो देश भर में घूमे थे, जगह जगह घूमे थे, और इस तरीके से ये भी प्रचारित किया जा रहा था कि भाई इस यात्रा का असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि राहुल एक पब्लिक कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन डेटा में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जैसा आपने पहले कहा था कि गाड़ी सुस्त होती दिखेगी, ये शुरुआत हो चुकी है। जैसा मैं बताऊं, राजस्थान में जैसा आपने कहा, कांग्रेस, क्योंकि इससे पहले की सरकार जो विधानसभा में थी वो कांग्रेस की सरकार थी, और उसका सीधा साधारण हम लोगों को देखने को मिलता है ग्राउंड पे कि कांग्रेस के प्रति कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में नाराजगी है। और जो सबसे अहम बात, यहाँ पे 2 सीट है जो निर्दलीय के पास जाती हुई दिख रही है। इसमें 1 सीट है जो बेनीवाल की पार्टी है, उनको 1 सीट में हम लोगों को ग्राउंड पे दिख रहा है कि 1 सीट उनके पास जा रही है, और 1 सीट जो आज के जो बहुत ज्यादा चर्चा में है वो है रविंद्र सिंह भाटी, जो एक स्टार कैंपेनर अपने आप को खुद बन चुके हैं वो, और उनके कैंपेन में, उनके जनसभाओं में लाखों की भीड़ आ रही है। यहाँ पे ये 2 सीट जो निर्दलीय के पास जा रही है, ये सेंधमारी कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में हम लोगों को दिख रही है। 2014 में भी क्लीन स्वीप बीजेपी की थी राजस्थान में, 2019 में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, बट इस दौरान इस लोकसभा में हम लोगों को कहीं ना कहीं स्थिति बदलती हुई दिख रही है। एक और सीट जो जिसकी चर्चा होनी चाहिए वो है चुरू की सीट। चुरू की सीट कांटे की टक्कर है। शायद अगर बहुत कुछ हालात नहीं बदले तो कहीं ना कहीं जाके वो एक सीट की भी चोट हो सकती है, और वो शायद एक सीट हो जो कांग्रेस के पाले में जाए। ठीक है, मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं, मैं उन मेहमानों से भी चर्चा करता हूं। इस चर्चा में उन मेहमानों को भी मैं शामिल करता हूं। मेरे साथ इस वक्त कौन कौन गेस्ट हैं? मेरे साथ इस वक्त मनीष शर्मा इस वक्त हैं, मनु शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ, राजस्थान के एडिटर हैं, हमारे राजस्थान चैनल के संपादक हैं, उनके पास मैं चल रहा हूं, उनसे बात करता हूं। मनु जी, राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं इस बार, जो खबर है वो मुझे लगता है कि दोनों के लिए अच्छी नहीं है। नुकसान बीजेपी को भी हो रहा है, लेकिन फायदा कांग्रेस को भी नहीं हो रहा है। 2 सीटें बीजेपी की घटती हुई दिख रही हैं और कांग्रेस 0-0। आप ग्राउंड पर रहते हैं, आप चीजों को कवर करते हैं, पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से देखते हैं। ये सबसे पहले तो कांग्रेस को लेकर मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी वजह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद उठ नहीं पा रही है कांग्रेस, वो स्टेट जहां अभी कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस की सरकार थी? देखिए रोहित, चुनाव जो है मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स के हिसाब से लड़े जाते हैं। राजस्थान के अंदर हमने पहले भी चुनाव देखे हैं, 2014 के, 2019 के चुनाव हैं, और ये लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज से नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले से इसकी तैयारियां यहाँ चल रही थी, और उसी का परिणाम है कि वो काफी आगे राजस्थान के अंदर नजर आ रही है। आप देखेंगे कि मोदी के यहाँ पर 5 रैलियां हो चुकी है। पहली रैली हुई कोटपुतली में, फिर चूरू में, फिर पुष्कर में, फिर बाड़मेर में, और अभी करौली धौलपुर में। ये वो सीटें हैं जहां पर कुछ कमजोरी भी अगर नजर आ रही है, जरा सी भी, दौसा के अंदर रोड शो कर दिया मोदी ने, तो ये जहां कमजोर नजर आ रही है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमान संभाल रखी है, और केंद्रीय नेतृत्व उसके ऊपर पूरा फोकस किए हुए है। बात करते हैं जो अभी चर्चा चल रही थी मयंक जी से, और आप चर्चा कर रहे थे, नागौर की सीट। नागौर की सीट के अंदर कैंडिडेट्स वही हैं, पिछली बार के चुनाव में भी वही थे, ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल। इस बार भी कैंडिडेट्स वही हैं। पार्टी चेंज हुई है। जो ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस से लड़ रही थी, वहां उनको चुनौती दी थी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने। इस बार ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सहयोग दिया है कांग्रेस ने, हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने। इसलिए टक्कर काफी वहां पर, क्योंकि जाट वोट बैंक जो है वहां पर काफी मजबूत है, और जाटों के वोट ही आपस के अंदर जो बट रहे हैं वहां पर, उसके कारण से काफी कुछ प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरी बात, जो बात करी रविंद्र भाटी की, रविंद्र भाटी एक नया चेहरा जिसको विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने साधने की पूरी कोशिश की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ में बैठक होती है, बातचीत होती है, कुछ सहमति बनती है, लेकिन टिकट के ऊपर कोई सहमति नहीं बनी, तो उसके बाद में उन्होंने अपना विचार त्याग दिया और सर्व समाज को साथ लेकर के मैदान में उतरे हैं। तो एक बड़ी चुनौती वहां पर मिल रही है। दूसरी बात, उम्मेदाराम मेघवाल, वो भी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा इसलिए कहा जा सकता है, दिल्ली के अंदर पुलिस की नौकरी छोड़ करके उन्होंने पिछला चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से लड़ा था। पिछला जाना पहचाना चेहरा क्षेत्र का, और एक बड़ा क्षेत्र उन्होंने कवर किया हुआ है और अच्छी साख रखते हैं। इसके कारण से वहाँ ट्रायंगल ऐसा बन गया है, कैलाश चौधरी
को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, हालांकि वहाँ पर प्रधानमंत्री का जो वहाँ पर अभी जो सभा हुई है उसके बाद में कुछ माहौल जो है बदला है। दूसरा एक जो वहाँ प्लस फैक्टर जो मिला है वो ये है कि मानवेंद्र सिंह जो एक बड़ा वोट बैंक जो पहले जसवंत सिंह के पुत्र हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अभी प्रधानमंत्री के मंच पर ही ज्वाइन किए, तो उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो ये जो सीटों का विश्लेषण है ये सामने निकल करके आ रहा है। जी रोहित। ठीक है मनोज जी, आप साथ में बने रहिए। पैनल है मेरे साथ में, पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर इस पर एक एक करके सबसे एक एक रिएक्शन मुझे लगता है लेना चाहिए। सूर्य प्रकाश मैथिल जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त साथ में हैं, स्वाति चंद्रशेखर जी कांग्रेस से इस वक्त साथ में हैं, अजीत मेंदोला जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो इस वक्त साथ में हैं, और हिमांशु भट्ट जी वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन स्वाति जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या वजह है कि कांग्रेस राजस्थान में अभी भी बिल्कुल भी आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है? जो ये ओपिनियन पोल है वो यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो स्थिति पिछली बार थी लोकसभा में 2019 में, वही स्थिति कांग्रेस के लिए इस बार भी है, कुछ बदल नहीं रहा है। जी शायद मुझे लगता है कि एक बार फिर से ओपिनियन पोल को रीविजिट करना चाहिए और फिर से ओपिनियन पोल बहुत अच्छी तरीके से जांच करके करना चाहिए, क्योंकि क्या है, पिछले बार भी 2019 के चुनाव जब हुए थे और उससे पहले जो असेंबली चुनाव हुए थे, अगर वहां से देखेंगे तो फिर देश में एक बदलाव आया था, देश में कुछ चीजें निकल के आई थी, बालाकोट और एयर स्ट्राइक वगैरह बहुत कुछ, एक मैनिपुलेटिव चीजें तो बहुत कुछ हुई थी देश के अंदर, जिसकी वजह से ये जो नंबर थे बीजेपी के पास 2019 में वो मिला था। पर इस बार मुझे नहीं लगता है कि ये जो ओपिनियन पोल्स नहीं, मैं तो कांग्रेस के नंबर की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के नंबर मैं बीजेपी से पूछ लूंगा सूर्य प्रकाश मैथिल जी। मैं भी कांग्रेस के नंबर का ही बात कर रही हूँ। मैं 2019 का और 2024 में जो आने वाले हैं हमारे लिए वोट्स, मैं उसके बारे में ही बात कर रही हूँ। मैं सीधा कह रही हूँ, जो अभी 2024 में आप देखने वाले हैं, खास करके राजस्थान में स्थितियां बदलने वाली है। लोग स्पेशली 3 महीने में जो भी हुआ है और 6 महीने में सरकार बदलने से और नए सरकार आने से, और जो पिछले हमने जो 5 साल में हमने जो रूल किए थे कांग्रेस के सरकार, जो लोगों के साथ जैसे खड़े हुए थे, लोगों को वो नजर आना शुरू हो गया कि बीजेपी का सरकार क्या कर रहे हैं, बीजेपी के सरकार धोखा कैसे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो नंबर्स है हम इसको लेकिन स्वाति जी 2018 में आपको याद होगा विधानसभा का चुनाव कांग्रेस जीती थी और 2019 में लोकसभा में 0 सीटें थी कांग्रेस की। इस बार तो आप विधानसभा का चुनाव भी हार गए और इस बार अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें तो आपको 0 ही सीटें नजर आ रही हैं। तो पिछली बार से अब क्या बदल जाएगा? चलिए ठीक है, आप चर्चा हम आगे करेंगे। सूर्य कुमार मैथिल जी भी हमारे साथ है। सूर्य कुमार मैथिल जी, 2019 में तो आपने 25 की 25 सीटें जीती, लेकिन इस बार 23 सीटें ओपिनियन पोल में नजर आ रही हैं, 2 सीट आपकी कम होती दिख रही हैं। क्या वजह आपको नजर आ रही है? एक तो हनुमान बेनीवाल की सीट फंसी दिख रही है और दूसरा रविंद्र भाटी की सीट, जो एक अलग ही युवा स्टार बन के उभर रहे हैं और अच्छा खासा जो यूथ है वो उनसे जुड़ता हुआ दिख रहा है वहां पर। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे। और आपने कहा कि राजस्थान ने हमें पिछली बार आशीर्वाद दिया 25 की 25 सीटों का और इस बार हमें वहां नुकसान होने जा रहा है, और आपने उसको जो है विधानसभा चुनावों में जो एक स्टार उभर के आए, निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए, उनके संग जोड़ दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विधानसभा में और लोकसभा में स्थितियां दोनों अलग अलग होती हैं। जब वो चुनाव लड़े थे तो उस समय में भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जो उम्मीदवार हैं उसके साथ साथ वहां पर कई कांग्रेस के भी निर्दलीय प्रत्याशी, बागी प्रत्याशी भी थे, कांग्रेस प्रत्याशी भी थे, उसके अलावा एक और पार्टी थी जिनके प्रत्याशी थे। 5 कोणीय मुकाबले के अंदर वो 4000 वोटों से जीत के आए। ये नो डाउट आज की डेट में उनकी जो रैलियां हैं वहां पर भीड़ लग रही है, लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना जो वोट शेयर लोकसभा में है वो बरकरार है। और रही बात जहां तक भाटी जी की है, तो मैं इतना आपको बता दूं कि जो राजस्थान है वो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने वाली।
और दूसरा ठीक अभी है, आपके आपका ये पीछे दावा है, जो, आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में वापस 25 से 25 सीटें आप जीतेंगे। मैं अब निष्पक्ष राय की तरफ चल रहा हूं। मेरे साथ अजीत मेंदोला जी हैं। अजीत मेंदोला जी वो जर्नलिस्ट हैं, वो पत्रकार हैं जिनकी बहुत बारीक और पैनी नजर राजस्थान पर रहती है। अजीत जी बताएंगे। अजीत जी, जो ये हमारा ये ओपिनियन पोल का डेटा है, वो मुझे 100% पता है कि आपने जरूर अपना डेटा तैयार रखा होगा, उससे कितना मैच खाता है? नहीं, मैंने तो आज अपना डेटा अपने संडे गार्डियन में दिया भी है। हाँ। देखो बहुत क्लियर है राजस्थान में। 2019 का चुनाव की मैं पहले चर्चा कर लेता हूं, उसमें बड़ी बात हो रही है। 2019 में विधानसभा चुनाव के टाइम पर ही प्रधानमंत्री मोदी की लहर शुरू हो चुकी थी, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं था। जब कांग्रेस वहां जीती भी, वो लोकल मुद्दों की वजह से जीती, इसलिए उसमें 2019 का चुनाव तो बहुत डिफरेंट था। लेकिन 2024 आते आते बहुत चीजें बदली हैं। 2024 में पहली बात तो यह है कि बीजेपी को विधानसभा का चुनाव जीतने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा बनना पड़ा, खुद मैदान में उतरना पड़ा। ध्रुवीकरण पर ले जाके चुनाव जीता है बीजेपी ने। ध्रुवीकरण पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हुआ। कन्हैया लाल हत्याकांड उठा और एक जयपुर का लोकल इशू था वो उठा। मेरा कहने का मतलब ये कि अब ये जो चुनाव हो रहा है, अभी कोई लहर दिख नहीं रही। जैसे अमूमन हम कहीं जाते हैं, कहीं देखते हैं, तो लहर जैसी तो नहीं है कि कोई अंडर करंट